पार्ट 8। अगर उसे मालूम होता है कि उसे एक लफ्ज़ में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है तो उसे कभी मिस न करती, और नहीं तो उसका मतलब लुगात में तलाश कर लेती, मगर जाने कैसे उससे लिखना रह गया था। आज का रुकू मैडम मिसबा के अलावा एक और टीचर पढ़ा रही थी। मैडम जकिया बनी इसराइल के एकल में दाखिल होने का किस्सा बयान कर रही थी। और दरवाजे में दाखिल हो जाओ, सजदा करते हुए कहो, इत्ततुन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और अनकरीम मोहसिनीन को ज़्यादा देंगे। वो आयत पढ़कर अब अल्फाज की गहराई में जा रही थी। हित्ततुन का मतलब गिराना, मुराद गुनाह गिराना यानी बख्शिश मांगने से। अब बनी इसराइल ने किया है कि उन्होंने जैसा कि अगली आयत में जिक्र है, मुंह टेढ़ा करके बात को बदल दिया। वो सजदा करते यानी झुककर हित्ततुन कहकर दाखिल होने के बजाय हिंततुन कहकर दाखिल हुए। हिंततुन कहते हैं। वो तेज से इस कलम चलाकर लिख रही थी कि किसी ने ब्राह्मी से पेन उसके रजिस्टर पे रखा। उसने हड़बड़ा कर सर उठाया। एक क्लास इंचार्ज उसके सर पे खड़ी थी। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान उनके लिए दुआ करता है। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान उन पे लानत करता है। क्या हुआ मैम? आप रजिस्टर कुरान पे रख कर लिख रही है। इंचार्ज ने सदमे से उसे देखा तो उसने घबरा कर कुरान नीचे से निकाला। इसका तजवीद का कुरान था, सिंपल ऑफ वाइट जिल्द वाला। सॉरी मैम। उसने कुरान एहतियात से एक तरफ रखा और रजिस्टर पे झुक गई। फिर इधर उधर साथ वाली लड़की के रजिस्टर पे झांका के देख सके कि हिंततुन का क्या मतलब मैडम ने लिखवा है, मगर उसने कुछ नहीं लिखा था। कुरान की क्लास थी, बोल न सकती थी, सो मायूसी से वापस अपने नोट्स को देखा। सफ़े की लाइन यहाँ खत्म होती थी, वहाँ उसने लिख रखा था हिंततुन यानी गंद। गंद के दाल के आगे सफ़ा खत्म था। बाज़ दफ़ा मेगानी के अंदाज में कुछ लिखते हुए जब सफ़ा खत्म हो जाए तो आगे जो भी चीज़ हो, भले नीचे रखी हुई किताबों या डेस्क के लकड़े उस पे लिख डालते हैं और बाद में याद ही नहीं आता। गंदस का मतलब है। उस सादोरे लफ्ज़ पे हैरान हुई, कोई सेंस न बनता था, मगर खैर वो आगे लिखने लगी। सोचा बाद में किसी से पूछ लेगी, मगर बाद में याद ही नहीं रहा। छुट्टी के वक्त उसने हिमायूं को अपने गेट का दरवाजा बंद करते देखा। वो हुक छड़ाकर पलटा ही ताकि वो सामने आ खड़ी हुई। पिंक स्कार्फ में मुकरी चेहरा, कंधे पे बैग, सफ़ेद यूनिफॉर्म और सिरे पे हाथ बांधे वो तीखी नजरों से उसे देख रही थी। एक तब्दीली कैसे आई? वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गालिबन अच्छे मूड में था। मेहमान उसी तरह देखी सख्त नजर से देखेगी। खैरियत? वो 2 कदम आगे बढ़ा। उसके पीछे सिया गेट के बाहर उसका मुस्तआद चौकीदार रतन अखियों से दोनों को देख रहा था, जो आमने सामने खड़े थे। हिमाल जेब में हाथ डाले और वो सख्त तेवरों के साथ सीने पे बाजू लपेटे। आपको मसला क्या है फवाद भाई के साथ? शातिर मुजरिम किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए चैलेंज होती है। मुझे चैलेंज लेने में मजा आता है। इस मजे में अगर आप उल्टा फंस गए तो मैं क्यों फंसूंगा? तुमने कोर्ट में मुखर जाना है ना? आपको किसने कहा कि मैं मुखर जाऊंगी? क्या मतलब? बेअखलाक चौंका। उसी तरह से चिपती निगाहों से देखती, वापस पलटी और सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाई सड़क पे चलती। अकल के सारे रास्ते अजब धुएं में गुम होते थे। वो कुछ समझ न पा रही थी। कितने दिनों बाद आज शाम की चाय सर्व करने ट्रॉली ढकेलते बाहर लाई थी। लाल में सब बड़े ही बैठे थे। इधर उधर की खुशगपियां तबादले ख्याल चल रही थी। मैमल, मेरी चाय में कैंडल डालना बेटा। आगाजन जिस बेतकल्लुफी से कहकर गुफरान चचा से बात करने में मसरूफ हो गई, नामा और फिजा निमानी खैस निगाहों से एक दूसरे को देखा। जिससे फवाद जेल गया था, उन दोनों का एलायंस ताई मेहताब से हटकर बन चुका था। दोनों के ख्वाब उसे दामाद बनाने के चकनाचूर हो गई थी और अब वो मजीद ताई खुशामदी करने के बजाय उन्हें बेरुखी दिखाने लगी थी। ए लीजिए आगा जान। उसने भी पूरे एतमाद से कप उनको थमाया और फिर ताई मेहताब को जो अलग सी गुमसुम सी बैठी थी। थैंक यू मेहमान। जाने उन्होंने किस दिल से बजाय मुस्कुरा कर कहा। फिजा ने आखिरी आंखों में नामा को हल्का सा इशारा किया। नामा ने कहकर सर झटका। उनकी समझ में न आ रहा था कि अचानक वो उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रही थी। वो खाली ट्रेली अंदर आए थे। सीढ़ियों से उतरता हसन जो शर्ट के कफ बंद कर रहा था उसे देखकर लम्हे भर को रुक गया। महमल, एक पुराना मंजर उसकी आंखों में लहराया था। फवाद कहीं उतरना, फिर उसका उसे चाय देना और उंगलियों का टकराना। क्या तब फवाद ने सोचा था कि ये लड़की भी उसका हथियार बन सकती है? इतनी अर्जा थी वो। मंजर वही था, बस चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में करचियां से चुभने लगी। मोमिन एक सुराग से दोबारा नहीं डसा जाता। वो तेजी से किचन की तरफ आई। महमल, रुको, सुनो। उस तरह से उसके पीछे लपका और किचन के दरवाजे पर ठहर सा गया। अंदर मुसरत कपड़े से स्लैब साफ कर रही थी। महमल साथ ही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी थी। ऊंची बोरी पोनी टेल जिससे उसकी लंबी गर्दन पीछे से झुकती थी और कुर्ते के ऊपर दुपट्टे को शानों में ठीक से फैलाए, टांग पे टांग छड़ाए और चेहरा मोड़े बैठी थी। उसके साइड पोज से भी हसन उसकी झुकी आंखों का सुगौर सा रंग
दिखाई दिया था। उसे लगा वो बहुत बदल गई है। महमल, मुझे तुमसे बात करनी है। मुसरत का स्लैब को रगड़ता हाथ तो रुक गया। उन्होंने हैरत से गर्दन मोड़ी। हसन, चच्ची, महमल को कही जरा मेरी बात सुन ले। उन्होंने उसे देखा जो बेतासुर से लब भेजे सर झुकाए कुर्सी पे बैठे थे। महमल, हसन बुला रहा है। मैं उनके बाप की नौकर हो जो आऊं? उसका दिल चाहा वो ये कह दे, मगर सुबह ही तो फरिश्ते ने उससे कुछ कहा था। महमल, मुसरत ने फिर पुकारा। उन्हें जो कहना यहीं कह ले, मंजूर नहीं तो बेशक न कही। वो सर झुकाए टेबल को देख रही थी। एक कसम उस उतरती फजर में उसने खाई थी। वो कसम उसे अब आखिरी सांस तक निभानी थी। महमल, तुम समझती क्यों नहीं हो? बेबस सा उसके सामने है। वो तुम्हें फवाद के लिए इस्तेमाल करे तो खुद इस केस में मत उलझाओ। उसने गर्दन उठाई। वो उसके सामने खड़ा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। महमल का चेहरा बेतासर था, बिल्कुल सपाट। आपने कह लिया ना जो कहना था, आप जा सकते। उसने आलू की टोकरी करीब खिसका करने से छुरी उठाई। उछलना में बेबस सा उसे देखता रहा, फिर तेजी से बाहर निकल गया। मुसरत उलझी से उसके करीब आई। किस केस की बात कर रहा है हसन? आलू गोश्त में बना दूंगी, आप खुरमा देख लीजिएगा और खीर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई शिकायत हो। वो अब मगन से आलू छील रही थी। मुसरत गहरी सांस लेकर सिर साफ करने लगी। वो जानती थी अब वो नहीं बताएगी, और वो आलू छीलते इस अजीब बात को सोच रही थी जो सुबह उसको फरिश्ते ने कही थी, जब वो रिश्तेदारों यतीमों के साथ उससे सलूक की आयतें पढ़कर तड़प गई थी और पूछा था कि ये जो लोग यतीमों का माल खाते उनके लिए क्या सजा बताई गई है। यतीमों से पहले कुराबतदारों का जिक्र है। महमल, मैं और मेरी माँ उन कुराबतदारों की जैसी खिदमत करते हैं, आप सोच भी नहीं सकती। तो इस खिदमत का कभी उनको एहसास भी दिलाया? अम्मा तो जती रही थी, मगर मैं उधार रखने की कायल नहीं हूँ। एक कहे तो 10 सुनाती हूँ, एक एक आइटम गुनवाती हूँ जो बनाऊँ। उसने फखर से कहा। फिर फरिश्ते का संजीदा चेहरा देखा तो लगा कुछ गलत कह दिया है। यानी सब किया कराया अमलिया मेट कर देती हो, ये तो उन पे जुल्म है। जुल्म? मैं जुल्म करती हूँ उन पे? वो शौक रहेगी। जुल्म की तारीफ क्या होती? किसी के हक में कमी करना, एक एक सुनाना बराबर का बदला है, मगर न ऊपर सुनाना ज्यादती है, उसके हक में कमी है। वो मुझे जो बोल दिया मैं आगे से चुप कर जाऊं, एक भी न सुनाऊं? तुम अगर सुना दोगी तो सब बराबर कर दोगी, फिर तुम उनके किए का शिकवा किसी से करने की हकदार नहीं होगी। माफ कर दिया करो। और जानती हो माफ करना क्या होता है? उसका सर खुद ब खुद नफी में हिल गया। उसको दुख न देना जिसने आपको दुख दिया हो, उनको उनके रवैये का एहसास तक न होने दिलाना, कुछ न बताना, ये माफ करना होता है। तुम माफ कर दिया करो, सब्र किया करो। सारी जिंदगी सब्र ही तो किया है मैंने। वो सब्र नहीं होता जो तुम करती हो। सब्र वो होता है कि अगर सर पे भारी पत्थर पे लग जाए तो लबों से उफ तक न निकले। सब्र वो होता है जो तुम्हारी माँ करती है। और एहसान, सब्र और माफ करने के बाद उनके बुरे रवैये के जवाब में बहुत अच्छा रवैया दो। मैं क्यों करूँ ये सब? वो क्यों नहीं करते? रिश्तेदारों के साथ वैसा ही रवैया रखना चाहिए जैसा वो हमारे साथ रखते हैं। मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा करते थे कि बदले की सिला रहमी करने वाला सिला रहमी नहीं करता। महमल, उस पर तो आपको अजर ही नहीं मिलेगा। अजर तो तब मिलेगा जब आप बुरे के जवाब में अच्छा करें। तुम उन्हें माफ कर दो और अपना हक अल्लाह से मांगो। उन्होंने मेरी जायदाद खाई और चीख पड़ी थी। अब अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गए थे, बहुत गलत करके गए थे। फिर उन्हें हक ही नहीं था कि सारी प्रॉपर्टी वसीयत कर दी। उनका हक तो बस 1/3 पे था। उसको बेशक किसी के नाम वसीयत कर जाते, मगर बाकी के 2/3 हिस्से की शरन तकसीम की इजाजत दे जाते तो शायद तुम्हारे चचा लोग अपने हिस्से पे कनात कर लेते। वारिस तो अल्लाह ने बनाए हैं, जाने वाले को बुरा भला नहीं कह रही, मगर एक गलत फैसला बहुत सौ की जिंदगी खराब कर देता है। महमल, तुम कुछ लोगों के गलत फैसलों को बुनियाद बनाकर अपने रिश्तेदारों पे जुल्म करोगी तो ये मत भूलो कि पुलिस रात पे रहम और अमानत के कांटे हमारे इंतजार कर रहे हैं। हर खाइन और कत्ता रहमी करने वाले को पुल से नीचे जहन्नम में गिराएंगे और हर अमानतदार और सिला रहमी करने वाला पुल पार कर जाएगा। तुम वो पुल पार नहीं करना चाहते? वो सर झटक कर तेज तेज आलू छीलने लगी। मैडम, मुझे एक बात पूछना है। उस रोज क्लास के बाद मैडम मिसबा के पास गई थी। जी जरूर पूछिए। मैडम बहुत तवज्जो से उसकी तरफ पलटी थी। ओ मैम, मुझसे नमाज पढ़ी नहीं जाती तो खैर है? हाँ क्यों नहीं, खैर है, इट्स ओके। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो? महमल को लगा मीनू बोझ उसके कांधों से उतर गया। वो एकदम किसी कैद से आजाद हुई थी। वही तो मैम, मैं बाकी नेकियां कर लूँ ना, कुरान पढ़ लूँ, ठीक है ना? नमाज पढ़ना बहुत जरूरी तो नहीं है? नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो न पढ़े। मैम, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? कतल फर्क
फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी पे है। ओह ओके, वो बेहद आसदा से मुस्कुराई। मगर मैडम मिसबा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। यकीन करें महमल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप बेशक नमाज न पढ़े, बेशक सजदा न करे, जो हस्तियाँ उसके पास है वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करती। अगर आप कर ले उसे क्या फर्क पड़ेगा। उस आसमान का बाज पर भी हिस्सा खाली नहीं जहाँ कोई फरिश्ता सजदा न कर रहा हो। और फरिश्ता जानती है कितना बड़ा हो सकता है। जब उस पहाड़ी पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के पुकारने पर पलट कर देखा था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का कद जमीन से आसमान तक था और उनके पीछे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे होते हैं फरिश्ते। 70,000 फरिश्ते काबे का रोज तवाफ करते हैं। ये तादाद आम सी लगती है, मगर जानती हो जो 70,000 फरिश्ते रोज तवाफ करते उनकी बारी फिर कयामत तक नहीं आएगी। उस रब के पास इतनी लातादाद हस्तियां हैं इबादत करने के लिए। आप नमाज ना भी पढ़े तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। मैडम मिसबा जा चुकी थी और वो धुआं चेहरे के साथ किताबें सीने से लगाए साख सी खड़ी थी। उसको लगा वो अब कभी नमाज छोड़ नहीं सकेगी। शाम में उसे बहुत एहतिमाम से असर पड़ी। पढ़कर लॉन्च में फोन स्टैंड के साथ बैठी थी कि नादिया को फोन करे। नामा चची मास को कान से पकड़े बेबस से डांट रही थी और वो कान छुड़ाकर छपाक से मुँह चिढ़ाता भाग गया था। इतना शैतान हो गया है लड़का, क्या करूँ मैं इसका। वो कमर पे हाथ रखे परेशानी से बोली और महमल के फोन नंबर प्रेस करती उंगलियां थम सी गई। शैतान हो गया है लड़का, उसने जेरे लब दोहराया। लफ्ज़ शैतान का रोटवट क्या था। शीन तानून शैतान यानी रहमत से दूर, अल्लाह की रहमत से दूर धुतकारा। ओ गॉड, उन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह की रहमत से दूर कह दिया। चच्ची, उसने होले से उन्हें पुकारा। फोन का रिसीवर अभी तक उसके हाथ में था। हाँ, नामा चच्ची ने परेशानी से चौंक कर उसे देखा। मास को शैतान तो न कही चच्ची, अल्लाह न करे वो शैतान हो। शैतान तो अल्लाह की रहमत से दूर होने को कहते हैं। अच्छा बस करो, 2 सिपारी क्या पढ़ ले, अब हमें सिखाएगी ये। इनका तो किबला ही बदल गया है। वो इस ताजिया कहते बाहर निकल गई और वो जहाँ थी वहीं सुन सी बैठी रह गई। सुबह ही तो दूसरे सिपारी की पहली आयत पड़ी थी कि अनकरीब वो बेवकूफ लोग कहेंगे कि उनको उनकी किबले से किसने फेर दिया है। इनका तो किबला ही बदल गया। वो तकरार उसके ज़हन में गूंज रही थी। बहुत पहले मिलने वाले उस सियाफाम लड़की एकदम उससे याद आई थी। इसमें तुम्हारा माजी हाल है मुस्तकबिल लिखा है, वो ठीक कहती थी। सर झुकाए खामोशी से बर्तन धोकर रैक में लगा रही थी। धुली प्लेटों से पानी के कतरे टिप टिप गिर रहे थे। उसकी हसस रवि से काम कर रही थी। वो किचन में अकेली थी। अम्मा जानी कहाँ थी। बाकी लोग तो काम के किचन में आना मजा के खिलाफ समझते थे, मगर खैर उसने सर झटका। अब कोशिश करती थी कि ऐसी सोचों को दिल में जगह न दी। अब महसूस होता था कि उसने अपनी बदसूरत रवैये से अपने और उनके दरमियान फर्क न रखा था। पहली हर चीज इसे दुनिया में बराबर करने पे तुली थी। अब उसने सब्र करना शुरू कर दिया था। जिंदगी वैसे भी अब टफ हो गई थी। अब मस्जिद के टीचर्स ने उसे देर से आने पर अल्टीमेटम दे दिया था। वो खुद भी अपनी तजवीज़ दुरुस्त करने फजर के बाद आना चाहती थी कि तब लड़कियां इकट्ठी बैठकर तजवीज़ की प्रैक्टिस करती थी। सिर्फ मसला ये था कि फजर के फ्रिज लॉक होता था। उसके लॉक करने पर भी किसी पे असर न होता था। उसके पास अपने नाश्ते के पैसे न थे। या तो ट्रांसपोर्ट का किराया अदा करती या अपना नाश्ता ला कर रखती। सो नाश्ता कुर्बान करके उसने वैन वाले को फीस दी और रोज सुबह ताजुद पे उठकर वो आधा घंटा अपना होमवर्क करती, फिर फजर पढ़कर निकल जाती। असर के करीब उसकी वापसी होती। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, इल्म फ़क्र और फाके के बगैर नहीं आता। ठीक ही कहते थे। उसने आखिरी प्लेट रेक पे रखी, टोंटी बंद की और हाथ खुश करती अपनी ध्यान में पलटी थी कि किचन के खुले दरवाजे में किसी को खड़ा देखकर ठिठकी और फिर दूसरे पल साख्त रह गई। कैसी हो? फवाद सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराते उसे देख रहा था। वो गम से बिना पलके झपके उसे देखेगी। एक कब वापस आया तो मुझे बहुत याद आई महमल। मैं एक बहुत बड़ी साजिश का निशाना बनाऊं। अम्मा अम्मा, वो एकदम बुलंद आवाज में पुकारने लगी। खून उबलने लगा था। उसे महसूस हुआ उसका जिस्म कब कपा रहा था। क्या हुआ? मुझसे बौखला कर अंदर आई और फिर फवाद को देखकर चुप सी रह गई। फवाद बेटा तुम? चाची उनकी तरफ बेकरारी से पलटा। मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये सब उस एएसपी का किया धरा है। मैं भला महमल के साथ ऐसा कर सकता हूँ? महमल तुम? वो अब उसकी जानिब मुड़ा। तुम जानती हो मैं बेकसूर हूँ। रिकॉर्डिंग जो उन्होंने तुम्हें सुनवाई उनकी किसी फनकार की थी। हम उन पुलिस वालों को पता नहीं देते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम याद करो, तुमने कहा था कि तुम साइन करवाने चली जाती हो। मैंने अगर सौदा किया होता तो मैं तुम्हें मजबूर करता।
एकदम चौंकी। वो ठीक कह रहा था, मगर आपने आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने मुझे रंगे हाथों, उससे आगे बोला नहीं गया। उस वक़्त मुझे एएसपी ने रात को कहा था कि मैं तुम्हारे और उसके दरमियान आने की कोशिश न करूँ। भला बताओ, मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर मुझे यकीन आ ही गया कि तुम जैसी बाकिरदार और पाँच साल लड़की ऐसा नहीं कर सकती। मैं पूरे घर के सामने तुम्हारे किरदार की कसम खाने को तैयार हूँ। चाची, आप मेरा यकीन करें। वो बेबस सा मुसर्रत के पास झुका और उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप समझती हैं कि महमल मेरी वजह से बदनाम हुए हैं, तो मैं महमल से शादी करने पर तैयार हूँ। आप जब कहीं आगाजान धूमधाम से महमल को अपनी बहू बनाएंगे, आप हाँ तो करें। एक दफ़ा महमल से मेरी शादी हो जाए, फिर होगी किसी को पूरे खानदान में हिम्मत के महमल पे उंगली उठा सके? हम हर उंगली काट देंगे, अल्लाह गवाह है चच्ची, हम ऐसा करेंगे। फवाद, तुम सच कह रहे हो? फर्द जज्बात से मुसरत की आंखों से आंसू बल पड़े। वो साफ से स्लैब का सहारा लिए खड़ी थी, एकदम भागती हुई बाहर निकल गई। उसने रात का खाना नहीं खाया, बस सर मुंह लपेटे पड़ी रही। बाहर से चहल पहल की आवाजें आ रही थी, हंसी मजाक, बातें, शोर कही दावत की तरह का समा था। इश्तिहाअंगेज खानों की महक उसके कमरे तक आ रही थी, मगर उसका किसी चीज के लिए दिल न चाह रहा था। वो छत लेटी देर तक छत पे घूमते पंखे को देखती रही थी। तीनों पर गोल गोल घूम रहे थे, बार बार एक ही मीनार के गिरते चक्कर काटते आखिर में वहीं पहुंच जाते जहां से चले थे। वो भी वहीं पहुंच गई थी। सुबह प्रेयर हॉल की कुशादा सफेद सीढ़ियां नंगे पांव सुस्त रवि से उतर रही थी। सफेद शलवार कमीज के ऊपर पिंक स्कार्फ निफासत से ओढ़े, एक हाथ रेलिंग पे रखे और जैसे पानी पे चलती गायब दिमागी से नीचे आई थी। प्रेयर हॉल की ग्लास डोर्स बंद थे, शीशम के पार ताजा सुबह उतर रही थी। उसको आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप अपनी जगह पे आई, बैग डेस्क पे रखा और गिरने के अंदाज में बैठी। अगर कॉलेज होता तो यकीनन वो आज ना आती। इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो पढ़ न सकती थी, मगर वो कॉलेज न था, नहीं वो पढ़ने आई थी, वो तो सुनने आई थी। बहुत चीजें इतनी हैरत अंगेज होती कि इंसान उन पर हैरान होना तर्क कर देता है। और मौजिज़ाना किताब ऐसी थी, आजिज कर देने वाली, मबहूत कर देने वाली। वो जो सोचती थी इस किताब में लिखा आ जाता था। अब महमल ने हैरान होना तर्क कर दिया था। उसे लगा वो अब कभी हैरान न हो सकेगी, मगर आज की आयत पे भी वो फिर चौंकी थी। और लोगों में से कोई है, अच्छी लगती है तुम्हें उसकी बात दुनिया की जिंदगी के मुताल्लिक। उसने सर घुटनों पे रख दिया और बात से घुटनों के गिर्द लपेट ली, और वो अपनी बात पे अल्लाह को गवाह बना लाता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। उसने सर उठाया, चेहरा दाएं जानिब घुमाया। पिंक स्कार्फ में मलबूस लड़कियां सर झुकाए तेजी से कलम पेपर पे चला रही थी। वहाँ कोई नहीं जानता था कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, कोई नहीं समझ सकता था कि वो क्या महसूस कर रही है। बस वही जानता था जिसने ये किताब उसके लिए उतारी थी। उसे कभी कभी लगता था ये बस उसी की कहानी, किसी और की समझ में आ ही नहीं सकता। और लोगों में से कोई वो है। उसने दोनों कनपटियों को उंगलियों से सहलाया। अच्छी लगती है तुम्हें? वो आहिस्ता से उठी, सिपारा बंद किया और कुछ भी ले बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसकी बात वो धीरे धीरे सीने चढ़ रही थी, दुनिया की जिंदगी के मुताल्लिक। वो आखिरी सीना बोर करके राहदारी की तरफ बढ़ी और अपनी बात पे अल्लाह को गवाह बना लाता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। वो थकावट से बाहर बरामदे के स्टेप्स पे बैठ गई। सामने हरा भरा लॉन था। उसे तुम से सर टिका लॉन के सब्जी को खाली खाली आंखों से देखे गई। तो उसने अपने दिल से भी न कहा था कि उसे फवाद की बात अच्छी लगी थी। उसकी ऑफर दिल फरेब थी, दिलकश थी। वो अपने दिल से इकरार करने से डरती थी, मगर वो तो निगाहों की खयानत भी जानता है। उससे कैसे चुप सकती थी कोई बात, मगर उसने उसे डांटा नहीं, जलील नहीं किया जैसे लोग करते थे, उसका तमाशा नहीं बनाया जैसे खानदान वाले बनाते थे, उसकी बात सुनी अनसुनी नहीं की जैसे नादिया करती थी। कोई डांट डपट अंतर नहीं, बस वही एक नरम मेहरबान अंदाज जिसकी तरफ भी कुरान सुनने आती थी। वो डांटता ही तो नहीं था, उसकी तरह कोई समझाता ही न था, कोई इसकी तरह था ही नहीं। वो ही बैठी थी जब साथ ही वो लड़कियां बैठी, गालिबन मिड ब्रेक थी और लड़कियां उसमें भी बैठकर तजवीज़ करती थी। वो थोड़ी हथेली तले रखे चेहरा मोड़ी हुई उसे देखे गई। वो लड़की घुटनों पे कुरान के बाएं हाथ से सफ़े पलट रही थी, दाएं हाथ यूं ही एक तरफ गिरा पड़ा था। मतलब सफ़ा खोलकर उसने बाएं हाथ से गिरे हुए हाथ को उठाया और गोद में रखा, फिर ठीक हाथ से सफ़े का किनारा पकड़े पढ़ने लगी। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वो रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ती, बार बार आवाज़ टूट जाती और फिर से शुरू करती, मगर हकलाहट ज़दा ज़बान फिर साथ छोड़ने लगती, मखारिज सही न निकल पाते और बवक्त
तमाम एक लफ्ज बोलते तो साथ गागा की आवाज भी आती। एकदम महमल को एहसास हुआ और रोने लगी थी। उसका मफलूस दाया हाथ बार बार नीचे गिर जाता। वो बाएं हाथ से उसे उठाती, फिर से तजवीज से पढ़ने की कोशिश करती। उसकी आंखें सुर्ख हुई और आंसू उबल कर गाल पे लुढ़कने लगी। वो बाएं हाथ से आंसू रगड़ती, दबी दबी सिसकियों के साथ फिर से कोशिश करने लगी। महमल गुमसुम से उसे देखेगी। वो अपाहिज लड़की अपने अल्लाह से बात कर रही थी। वो उसका बहुत हमदर्द था। उसे महमल की हमदर्दी की उस वक्त जरूरत न थी। लम्हे भर को भी उसे उस पर तरस न आया था, बल्कि रश्क हुआ था। कोई ऐसे भी तड़प कर कुरान पढ़ता है जैसे वो पढ़ रही थी। और एक हमें बरसों उस मुसाहफ को लपेट कर सबसे ऊंचे शेल्फ में सजाए रखते हैं, और बस सजाए ही रखते हैं। वो उसी तरह हथेली थोड़ी तले जमाई गर्दन पूरी उसकी तरफ मोड़े पलक झपके बिना उसे देखे जा रही थी। और फिर से अकलाती जबान से पढ़ने लगी, मगर ठीक पढ़ाना चाह रहा था। आंसू टिप टिप उसकी आंखों से गिर रही थी। दबी दबी सिसकों के दरमियान मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह कहती जा रही थी। आम सी शक्ल की अपाहिज लड़की, उसे भी इख्तियार उसी अफाम लंगड़ी लड़की याद आई। वो कितना को सहारा दे भी था, और कितनी बदनसीब होती जो तिलावत की आवाज सुनकर कान बंद कर लेती। कभी मैं भी उन बदनसीबों में से थी। वो आहिस्ता से उठे सर झुकाए चलती। बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी अपाहिज लड़की उसी तरह रो रही थी। वो गेट बंद करके अंदर दाखिल हुई तो लाल में कुर्सियां डाले तकरीबन तमाम कजिन्स बैठे थे। फवाद भी उनके साथ ही था। वो किसी बात पे हंस रहा था। शर्ट का ऊपरी बटन खोले, कीमती रिस्टवाज पहने उसकी परफ्यूम की महक यहाँ तक आ रही थी। वो कुर्सियों का दायरा बनाकर बैठे थे। एक निदा थी जो उसकी बात दिलचस्पी से सुन रही थी, जबकि आरज़ू भी उस दायरे में लाताल्लुक सी बैठी थी, और फाइका भी, रज़िया पप्पू की फाइका, वो भी जैसे फवाद से एतराज बरत रही थी। जेल जाने के बाद भले ताई मेहताब जितनी तागले पेश करती, फवाद की हिम्मत अब वो न रही थी। वो किताबें सीने से लगाई, सर जगाई, तेज से चलने लगी। महमल वो बरामदे के स्टेप पे थी जब फवाद ने बेख्तियार पुकारा। उसने एक पाँव सीढ़ी पे रखी गर्दन मोड़ी। वो मुस्कुराकर उससे देख रहा था। आओ बैठो, मुझे काम है। रुखी तासरात देकर बरामदे का दरवाजा पार कर गई। लॉन में बहुत सी मानी खस निगाहों का तबादला हुआ था। उसकी हिम्मत कैसी भी गई मुझे सबके सामने बुलाए। माय फुट। वो पैर पटकती अंदर आई थी। लाउंज में हसन नजर आया तो एकदम ठिठक कर रुकी, फिर सर झटक कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महमल उसके कदम रुक गई, मगर पलटी नहीं। तुम्हें फवाद की हर बात पे यकीन है? मुझे आप पे भी यकीन नहीं है। उसका गला रुंध गया था। तेजी से कहकर उसने दरवाजा खोला, फिर धड़ाम से अपने पीछे बंद किया। हसन ने तासुफ व बेबसी से चंद लम्हे उधर देखा, फिर सुस्त रवि से ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने चमचा हिलाकर पतीली का ढक्कन बंद किया, झुककर चूल्हा कदरे आहिस्ता किया और वापस कटिंग बोर्ड की तरफ आई जहाँ सलाद की सब्जियों का ढेर था। वो वहीं खड़े खड़े सर झुकाई खट खट सब्जियां काटने लगी। इधर वो महमल, रज़िया पप्पू ने अंदर झांका। महमल ने सिर उठाया। आज उसने पोनी नहीं बांधी थी और पूरे लंबे बाल शानों पे गिर रहे थे, जिन्हें उसने कानों के पीछे अड़स रखा था। जी पप्पू, वो आहिस्ता से गोया हुई। ये महमल के अंदर एक वाजिया तब्दीली थी। वो पहले जैसी बदलिहास न रही थी, वरना पहले तो उसे मुखातिब करते हुए डर लगा करता था। मैंने सोचा जरा तुम्हारी कोई मदद करा दो। मुसरत को तो भाभी ने दूसरे कामों पे लगा रखा है। कोई तक है भला? जब देखो बेचारे से काम ही करवाती रहती है। तो कोई बात नहीं पप्पू, हमारा फर्ज है। वो नरमी से मुस्कुराकर फिर से सब्जी काटने लगी थी। ये फवाद रिहा कब हुआ? पप्पू सामने काउंटर से टेक लगाई, राजदारी से गोया हुई। मालूम नहीं। खाओ, बड़ा जुल्म किया उसने तुम्हारे साथ। मेरा तो मानो उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता। वो सर झुकाए खटाखट प्याज काटती जा रही थी। आंखों में से आंसू गिरने लगे थे। बड़ा दिल था मेरे अपनी फाइका के लिए, मगर दिल ऐसा टूटा कि इधर आने को ही नहीं चाहता था। कितने चेहरे निकलते हैं ना लोगों के। महमल जाने दे पप्पू, इन्नलिल्लाह पड़े। फाइका बाजी कोई कम थोड़ी, वो किसी अच्छे बंदे के काबिल है। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। उसे पप्पू की आज़ादा चेहरे को देखकर दुख हुआ था। ये पहली दफा था कि उसके साथ यूं बात कर रही थी, वरना पहले तो दरमियान में महमल ने इतनी दीवारें खड़ी कर रखी थी कि उन्हें पाटना मुश्किल था। वो उसके अब्बा की एक ही बहन थी। वो क्यों लोगों से शिकायत करे? उसने खुद भी तो कभी बना कर रखने की कोशिश न की थी। हाँ वो तो ठीक है, मगर उसी लम्हे फवाद ने किचन का दरवाजा खोला। उन दोनों ने चौंक कर उधर देखा। महमल की लग सख्ती से भीज गई। वो तेज से सब्जी काटने लगी। महमल, एक कप चाय मिल सकती है? ये फारिग नहीं, अपनी बहन से कह दो। वो फारिग ही बैठी थी बाहर। फुप्पू ने न्याय से बेरुखी से कहा। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर वापस मुड़ गया। हुक्म देखो कैसे चला रहा है। तुम जरा भी उसकी न सुना करो। मेरे भी कितने ख्वाब थे, हमें कोई कमी थोड़ी है। फाइका के पापा की बिजनेस का तो तुम्हें पता है।
करोड़ों में खेलते, उनकी तरह यतीमों का माल नहीं खाते। मैं यतीम नहीं हूँ पुप्पू, मैं बालिग हूँ और बलूगत के बाद यतीमी नहीं होती। वो अब सलाद में नींबू निचोड़ रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें पता है अभी फाइका के पापा ने नया घर बनवाया है। दूसरा घर तो फिर से फर्निश करके फाइका को जहेज में देंगे। महमल की नींबू निचोड़ती उंगलियां थमी। एक ख्याल के पेश नजर उसने चौंक कर सिर उठाया। पुप्पू, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आपको मदद की जरूरत होगी ना, घर शिफ्ट किया है, आप अकेले कैसे करेंगी सब? नौकरों पे भरोसा कर ही नहीं सकते। मैं आ जाऊँ आपके पास, हेल्प करा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पुप्पू तो निहाल हो गई। मैं तुमसे कहने ही लगी थी, फिर सोचा तुम्हारी पढ़ाई है तो इसीलिए इतना प्यार जता रही थी। खैर कोई बात नहीं, वीकेंड है, फिर आपकी हेल्प भी तो करानी है ना। उसे फवाद से दूर रहने का यही तरीका नजर आया था। पुप्पू ने फौरन हामी भर ली और जल्दी से अपना बैग तैयार करने लगी। तैयारी क्या थी, 2 जोड़े रखे, जरूरी चीज और फिर कुरान रखते रखते वो रह गई। कुरान तो वहाँ तर्जुमे वाला मिल ही जाएगा। 2 दिन की तो बात है, अब साथ क्या रखूं, कोई बात नहीं। उसने बैग की जिप बंद कर दी। पुप्पू का सामान शिफ्ट हो गया था, बस डिब्बों में बंद था। वो जाते ही काम में लग गई। फाइका तो टीवी में ही मगन थी, डिश भी लग गई थी। वो बहुत शौक से कुछ देख रही थी। पुप्पू ने उससे कुछ न कहा। महमल सारी चीजें निफासत से सेट करती रही। रात 11 बज गई जब उसने आज के लिए बस की और फिर नहा कर नया सूट पहना, फिर नए सिरे से वजू किया तो पटा सर पे लपेटे पुप्पू के पास चली आई। पुप्पू, आपके पास तर्जुमे वाला मुसहफ होगा क्या? तर्जुमे वाला? अपने कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी। कुरान होगा, उसने जल्दी से वजाहत की। तर्जुमे वाला तो फाइका की दादी का था पिछले घर में, मगर वो किसी ने मांग लिया था। तर्जुमे बगैर वाला होगा। अच्छा चलिए वही दे दी। किताबों के डब्बे से नहीं निकला? नहीं तो, मैंने खुद सारी किताबें उधर रखी, फिर शायद कहीं मिस प्लेस हो गया हो। फाइका से पूछ लो। वो फिर से काम में मगन हो गई। वो बेदिली से फाइका के पास आई। फाइका बाजी, आपके पास कुरान होगा? मेरे पास? मुझे क्या करना है? उल्टा हैरान हुई। अम्मा से पूछो, उन्हीं को पता होगा। वो मायूसी से खुद ही ढूंढने लगी। किताबों के रैक को फिर से देखा, एक एक चीज छान मारी, मगर कुरान अता न मिला। वो अपने कमरे में यार अपना बैग फिर से खोला, शायद कोई मौजिज़ा हो जाए, और शायद उसने कुरान रख दिया हो। सारे कपड़े ऊपर नीचे किए, मगर होता तो मिलता। वो फिर से लॉन्च में गई। फाइका बाजी, आपके पास कोई कैसेट होगी तिलावत की? नहीं। फाइका ने लापरवाही से शाने झटके। कोई चैनल होगा जिस पे तिलावत आती हो? तंग मत करो महमल, मैं मूवी देख रही हूँ। खुदा करो पूरा टीवी की तरफ मोड़ कर बैठ गई। महमल थकी थकी कदमों से वापस आई और फिर बेड पर गिर कर न जाने क्यों रोने लगी थी। रात बेचैन से नींद सोई। अगला सारा दिन काम करवाते हुए मखमूम बेचैन रही। खाने के भी चंद लुकमे ले सकी, उससे खाया ही नहीं जा रहा था। हफ्ते और इतवार के 2 दिन उसकी जिंदगी के जैसे बदतरीन दिन थी। उसका बस नहीं चलता था। उड़ कर घर पहुंच गई और अपना कुरान थाम ली। कोई ऐसे इत्तेफाक था कि रज़िया पुप्पू का ड्राइवर छुट्टी पे चला गया। वो अब उनके मियाँ नफीस अंकल से कह भी नहीं सकती थी। घर से भी कोई नहीं देकर जाएगा, वो जानती थी। अल्लाह अल्लाह करके इतवार की रात घर से गाड़ी उसे लेने आई। फिर जिस समय घर में दाखिल हुई, बजाय कहीं और जाने के, बजाय किसी से मिलने के, भागकर अपने कमरे में गई। शेल्फ पे बैग एक तरफ डाला और शेल्फ पर से कुरान उठाकर सीने से लगा लिया। उससे लगा अब वो जिंदगी भर कुरान के बगैर कहीं नहीं जा सकेगी। लोग चाबी बट्टर मोबाइल के लिए आते, कुरान के लिए कोई वापस नहीं आता, न जाने क्यों। महमल, अम्मा पुकारती भी आई तो उसने आंसू खुश किया और अपने मुसहफ का एहतियात से शेल्फ पे रखा। महमल, ये लो। अम्मा ने दरवाजा खोला और एक खत का लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी डाक आई थी कल। मेरी डाक? उसने हैरत से लिफाफा थामा। मुझसे न जल्दी में थी। लिफाफा देकर पलट गई। उसने उलझते हुए लिफाफा चाक किया और अंदर मौजूद कागजात निकाले। वो उसका स्कॉलरशिप था जो उसको दिया गया था, इंग्लैंड में आला तालीम का स्कॉलरशिप। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी।